मास हो जाएं। तो जैसे ही उन्होंने करवट ली, किताब पढ़ते पढ़ते सोई, हमने किताब तकिए के नीचे से निकाली। एक साहित्यकार और पत्रकार के बीच में जो समाज को देखने की एक दृष्टि है, उसमें कोई फर्क होता है या दोनों एक तरह से देखते हैं, बस अभिव्यक्ति का माध्यम अलग है? क्योंकि पत्रकार के पास काम के घंटे नहीं होते। जो पत्रकार घड़ी देखता है वो पत्रकार ही नहीं होता। और उसके अलावा जो वर्तनी की त्रुटियां देखने में आती हैं, संपादकीय प्रश्नों पर भी वर्तनी की त्रुटियां हैं। उल्लेखनीय, ज्ञात हो, ध्यान रहे, बताते चलें टाइप का लिख के। एक ऑस्ट्रेलियन तोता आता है जो 1000 शब्द जिसको आते हैं। पत्रकार का जलवा क्यों होना चाहिए? पत्रकार हीरो है क्या? देख, मैं आपको एक नाम बताता हूँ। एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, अगर आपने वो गाना सुना हो, छू लेने दो नाजुक होठों को, मोहम्मद रफ़ी की, राजकुमार मीना कुमारी की, कुछ और नहीं जाम है ये। मूलतः उसका नाम था विक्टोरिया स्ट्रीट, और उसके बगल में जुड़ा हुआ एक मोहल्ला था जिसका नाम था विक्टोरिया गंज। आज उसका क्या नाम है? टूड़िया गंज। पहले विक्टोरिया से टोरिया हुआ, फिर टोरिया से टूड़िया हो गया। तेरा क्या होगा कालिया? अब इसको आप ज़रा साहित्यिक भाषा में कहिए और ज़बान पे चढ़ा के दिखा दीजिए। तो ये लोग जो कह रहे हैं, ये इनके अपने स्वार्थ हैं। वो पहले जिस पार्टी में थे वहाँ स्वार्थ नहीं थे, उनको ये कहना था तो ये कहने लगे, यहाँ आ गए तो ये कहने लगे। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, उसका डीएनए हिंदू का है। जो सीता का चरित्र चित्रकूट में है, जिसमें वो बहुत सेवाभावी स्त्री के तौर पर उभर कर आती हैं, पति के पीछे चलने वाली नहीं, पति के आगे चलने वाली। तो पहली किताब इज़राइल के बनने की कहानी है, दूसरी किताब फ़िलिस्तीन के बनने की कहानी है। तो ताज़ा संदर्भों में वो पढ़ना चाहिए। टूर्नामेंट के बीच में जो ये आप स्पेशल स्टेटस पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये बहुत आपत्तिजनक है और यह हमारे लोगों का अपमान है। यह बीसीसीआई की कम अकली है। आज की बातचीत की एक अंतिम बात, आपका काव्योम से परिचय। सब अंतिम बात हो रही है, लेकिन हाँ, अब हम अंत में, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। नमस्कार, मैं द्वारिकानाथ पांडे काव्योम की साक्षात्कार की श्रृंखला आईना लेकर एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हमारे साथ इस बातचीत में मेहमान हैं दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के राज्य संपादक श्री आशुतोष शुक्ल जी। आशुतोष शुक्ल जी का परिचय है कि वह एक पत्रकार हैं, वह एक लेखक हैं, वह चिंतक हैं। उनके पास समाज को देखने की एक अलग तरह की दृष्टि है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं उनकी समाज को समझने की क्या दृष्टि है और वो किस तरह से साहित्य को, समाज को और पत्रकारिता को लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका काव्योम की श्रृंखला में। मेरा जो आज की बातचीत का पहला प्रश्न है वो आपसे आपके जीवन के बारे में है कि आपका जो शुरुआती बचपन किस तरह से बीता, क्या घर का परिवेश रहा, माता पिता का क्या योगदान रहा आपकी वो शुरुआती शिक्षा में, आपको जीवन में दिशा देने के लिए उनका क्या योगदान? हम जो कुछ हैं वो माता पिता की कृपा से ही हैं, उनके आशीर्वाद से ही हैं। पिताजी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में एक काम करते थे और माताजी गृहिणी थी, और पिताजी, दोनों लोग मूलतः फतेहपुर के थे। पिताजी की लिखाई पढ़ाई कानपुर हुई, बाद में नौकरी के लिए लखनऊ आ गए वो, संभवतः 1954 में, 55 में। तब से यहीं रहे। मेरी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई लखनऊ की ही है। लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने इतिहास में एमए किया, वहीं पर मेरी पीएचडी करने की योजना थी। कानूनगो साहब हमारे हेड थे। मैंने सिनॉप्सिस भी जमा करी, लेकिन तब तक मैं नौकरी में आ गया था, तो रिपोर्टिंग में आ गया था स्वतंत्र भारत में। ये बात है 1988 की। 87 में हमने एमए किया था। तो फिर वो हम समय नहीं दे पाए। सब कुछ मेरे मन का था, टॉपिक मेरे मन का था, गाइड साहब मेरे मन के थे, लेकिन अब नहीं बन पाया तो नहीं कर पाए। इतिहास का छात्र पत्रकारिता में किस तरह हाँ, बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में न केवल पत्रकार, हर व्यक्ति को इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, और वो भले ही विज्ञान का विद्यार्थी हो, कॉमर्स का विद्यार्थी हो, लेकिन आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि आप हैं कौन, आप आए कहाँ से हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, और आपका साहित्यिक, सामाजिक और आध्यात्मिक
डीएनए क्या है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ें। पढ़ना एक चीज़ है, गुने अपनी दृष्टि दें उसे। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय का जिक्र किया। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो वर्तमान में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, आप वहाँ के पूरा छात्र रहे हैं। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय का वो समय देखा जब उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होते थे, तो आपने विश्वविद्यालय में उस समय किस तरह का अनुभव किया, जो छात्रों की राजनीति थी या उसमें जिस तरह से शिक्षकों की सहभागिता रहती थी? इसका जो उत्तर होगा वो हमारे आज के जो कुछ मित्र हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। सब राजनीति में अच्छी जगहों पर हैं और नहीं हैं, तो क्योंकि मैं छात्र संघ की जो राजनीति होती है उसमें बहुत सक्रिय रहा हूँ। लड़ा नहीं मैंने चुनाव, लड़ाने में किस विचारधारा के साथ है? और कोई छात्रों की कोई विचारधारा उस समय नहीं थी, व्यक्ति थे वहाँ पर और उनके साथ हमारा एक जुड़ाव था। जो अंतर है, जहाँ मैं तब भी महसूस करता था, और देखो पहली बात तो ये कि मैं छात्र संघ चुनाव का समर्थक हूँ, लेकिन छात्र संघ के जो नेता हैं उनको पढ़ना भी चाहिए। छात्र संघ में रहते हुए आप ठेकेदारी करें, इसका विरोधी हूँ। अब इसको आप जिस भी रूप में लें, मैं ऐसा क्यों है कि जो छात्र संघ में पहुँच गया वो राष्ट्रपति जैसा व्यवहार करने लगे, लंबी गाड़ियाँ आ जाएं और पता नहीं, आप जानते हो कि क्या। तो छात्र संघ चुनाव बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को वहीं से, अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और अगर ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो छात्र संघ लखनऊ विश्वविद्यालय, मतलब कितने ऐसे गांव होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय की तरह जिनकी संख्या जो है 50,000 की होगी, ब्लॉक की नहीं होती है कई बार। तो ये होना चाहिए, पर छात्र संघ नेताओं को पढ़ना चाहिए, क्लास में जाना चाहिए और अपने जो मुद्दे उनके हैं वो पठन और पाठन के होने चाहिए। जी, जैसे कि आप इतिहास के छात्र रहे, आपकी साहित्य में रुचि रही, तो आजकल हम जिस तरह का देखते हैं भारतीय राजनेता अपने जो उनके भाषण है, कई बार वो खुद लिखते हैं, लेकिन कई लोगों की पूरी एक टीम है जो रिसर्च करके लाती है, चीज़ें लिखती है, तैयार करती है। आप छात्र संघ चुनाव में सक्रिय रहे, लोगों के साथ, आपके परिचित जो थे उनके साथ, तो आपकी क्या जिम्मेदारी रहती थी? क्योंकि आप साहित्य और इतिहास से थे, तो किस इस तरह का कि आप एक वैचारिक जो थिंक टैंक हुआ करते होंगे उस समय, उसमें हाँ, थे? जी, अब थिंक टैंक हम लोग तब नहीं जानते थे। हम तो केवल ये जानते थे कि क्लास में जाना है और अपने जो मित्र समर्थक नेता हैं उनके पक्ष में भाषण देना है, कुछ सच कुछ झूठ। तो चुनाव एक जीवन होता है। तो मैं 1983 से 1987 तक बहुत सक्रिय रहा, जब 4 साल रहा विश्वविद्यालय में। और अभी आपने एक बात कही, मैं साहित्य का विद्यार्थी कभी नहीं था और मैं इतिहास का, लेकिन मैं पढ़ता बहुत था, रुचि है। और पढ़ने के लिए मुझे जो संस्कार है, जो मैं अब समझ पाता हूँ, वो मुझे अपनी माँ से मिले। कैसे? हमारे पड़ोस में कुछ लड़कियाँ थीं, जो लड़कियाँ मतलब जो आज 70 बरस की होंगी, 75 बरस की, तो वो हमारी माँ की बड़ी प्रिय थीं, जैसे मोहल्ले में होता है, और वो लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी की छात्राएं थीं। तो वो उनके यहाँ से माँ को, तो मेरा काम क्या था बचपन में, आज के लड़के क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है तो बच्चे ये करते नहीं है, जानते नहीं हैं, तो कोई और पढ़ने वाला, तो मैं माँ के से प्रेम वाजपेयी को ले करके उनको दे आया, गुलशन नंदा ले आया, रानू दे आया, राजहंस ले आया, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, शिवानी की किताबें। तो हमारी माँ जो थी वो दिन में, हम 2 भाई हैं, एक मुझसे छोटा, तो जैसे वो काफ़ी छोटे हैं हमसे, तो वो जैसे वो सो जाएं, हम माँ सो जाएं, तो जैसे ही उन्होंने करवट ली, किताब पढ़ते पढ़ते सोई, हमने किताब तकिए के नीचे से निकाली, और जब तक तो 2 या 3 दोपहर, 4 दोपहर में, मतलब वो तो पढ़ती थी 10 पन्ने, हम 2-3 दोपहर में एक उपन्यास ख़त्म करते थे। तो आप ये समझ लें कि मेरी रुचि वहाँ से आ गई। तो हमने सब पढ़ा, और यही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ मत छोड़िए। हर भाषा में, हर विषय में इतने विद्वान लोग हैं, अपने अनुभव से इतना कुछ दे गए हैं।
आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे बहुत से लेखक हैं जो स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय श्रीलाल शुक्ल जी हैं, अरे वो तो प्रशासनिक अधिकारी थे, और आप देखिए राग दरबारी दे गए हैं, जो एक अपने में कहना चाहिए क्या है, क्या कहा जाए उसके लिए। तो ये कि नहीं कोई साहित्यिक वाला ही पढ़ेगा, ये बिल्कुल भ्रम है और इससे दूर जाना चाहिए। सब पढ़िए। मैं तो चंपक, चंदा मामा, गुड़िया, मधु मुस्कान, सरिता, मुक्ता, गृह शोभा, मायापुरी, जो आता था मैं वो पढ़ता था। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि आपका बचपन इस तरह से बीता कि आपको इतनी सारी पत्रिकाएं पढ़ने को मिली। आज का समय, एक तो पत्रिकाओं का, बहुत सारी तो पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं, जो कुछ चल रही हैं उनके पाठकों में कमी आई है। ये जो अब पीढ़ी तैयार हो रही है, अब जिसका बचपन चल रहा है, उसका बचपन, अब बच्चे मोबाइल फोन्स में रील्स देख रहे हैं या बाकी तरह की चीज़ें, उनके पास मनोरंजन के दूसरे साधन सहजता से उपलब्ध हो गए हैं। पहले वो साहित्य पढ़ना ही मनोरंजन का भी साधन होता था और उससे बौद्धिक चेतना का विकास भी होता था। तो ये जो अब आने वाली पीढ़ी है, उसको बचपन में इस तरह से संस्कार किस तरह से दिए जा सकते हैं कि वो साहित्य और समाज को बचपन से ये देखने की एक दृष्टि उसको मिल सके। पहली बात तो ये कि जिस समय पत्रिकाएं थीं, जो मेरे बचपन में, उस समय भी सब लोग नहीं पढ़ते थे। पढ़ना एक आदत है, पढ़ना एक प्रेम है। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के अवसर निकाल लेते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए पुस्तकें ढूंढ लेते हैं। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको लाइब्रेरी में बैठा दिया जाए, आप नहीं पढ़ेंगे। तो ये पहले तो ये समझिए, मैंने अभी कहा आपसे कि बहुत कुछ है किताबों में, हर भाषा में, हर विषय पर पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, इस इंटरव्यू के माध्यम से ही मेरे बच्चों को मालूम चलेगा, आपने संस्कार की बात कही। मैं जैसे, मेरे टूरिंग बहुत होती है मेरी, तो जैसे मान लें कि मैं लखनऊ से बनारस गया, लखनऊ से दिल्ली गया, तो मैं लखनऊ से जाते हुए और बनारस या दिल्ली या मेरठ से आते हुए स्टेशन पर कभी नंदन, कभी चंपक या कभी कोई और किताब खरीद लेता, लाता, बच्चों से पढ़ने के लिए नहीं कहता, ला के घर में रख देता। वो नहीं पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे कुछ उठा के देखने लगे, फिर करने लगे। अभी मैं मैं संतोष के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग अब काफ़ी पढ़ते हैं, जिसमें हमारे जो बड़े वाले साहबजादे हैं वो तो बहुत पढ़ते हैं, और यहाँ ऐसी कई किताबें हैं जो उन्होंने मंगाई हैं, मेरे कहने पे भी मंगाई, पर अपनी तरफ से बहुत मंगाई। मैंने पढ़ने की कोशिश की पर वो मुझसे पहले पढ़ गए। तो ये आप उनको किताबें देते रहिए बच्चों को, लेकिन हम खुद ही मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, हम खुद ही अपने लिए वो बच्चों से दूर रहने के अवसर निकाल लेंगे। किसी भी पीढ़ी का जो बच्चा है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो बहुत समझदार होती है। हमारी जो पीढ़ी, यानी जब माता पिता की जो पीढ़ी है, वो एक जनरेशन गैप होता है, वो उनको आवारा समझती है। और राज कपूर ने अपने लड़के को समझा, उस लड़के ने अपने लड़के को समझा, उस लड़के ने अपने लड़के को समझा। कोई आवारा नहीं होता, सब वैसे ही चलते हैं, अपने रास्ते बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका एक परिचय पत्रकार होने के साथ साथ लेखक का भी है, आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आपसे एक प्रश्न ये था कि एक साहित्यकार के पास समाज को समझने की नब्ज होती है और एक पत्रकार के पास समाज को समझने की नब्ज होती है, और फिर उनके अभिव्यक्ति के माध्यम अलग-अलग हैं। लेखक वो अपनी रचनाओं में कहानी, उपन्यास और जिस विधा में लिखता है, उसमें वो उस चीज़ को अभिव्यक्ति देता है, और पत्रकार है तो वो अपने माध्यम से उसको व्यक्त करता है। क्या इन एक साहित्यकार और पत्रकार के बीच में जो समाज को देखने की एक दृष्टि है, उसमें कोई फ़र्क होता है या दोनों एक तरह से देखते हैं, बस अभिव्यक्ति का माध्यम अलग-अलग है? बिल्कुल, एक ही तरह से देखते हैं, देखने का माध्यम अलग होता है। और लिखने का, साहित्यकार कभी-कभी लिखता है और पत्रकार को रोज़ लिखना होता है। जो कहते हैं कि अखबार जो है वो जल्दी में लिखा गया, पत्रकारिता जो है वो जल्दी में लिखा गया साहित्य है। तो दोनों के पास में, लेकिन मैंने अभी आपसे इतिहास के बारे में जो बात कही थी, साहित्यकार हो या पत्रकार हो, नकल करके ना आप साहित्यकार हो सकते हैं ना पत्रकार हो सकते हैं। और नकल से बचना है तो आप अपनी दृष्टि विकसित कीजिए, पढ़िए, यहाँ रखिए उसको दिमाग में और सोचिए उस पर
कि ऐसा क्यों लिखा गया। पर ऐसा करने के लिए ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। आपने बहुत सारा पढ़ा ही नहीं है तो आप एक पढ़ेंगे और आप उसी को सोचेंगे। तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो उसमें वो भारतेंद्र युग हो या द्विवेदी युग हो, उस समय एक चीज ये देखने में आती है कि जो हिंदी का लेखक है, हिंदी का साहित्यकार है, वो पत्रकार भी साथ साथ है। जबकि हम आज देखते हैं कि ये एक साहित्य जो है वो एक अलग तरह की चीज बन चुकी है। वहाँ जो साहित्यकार है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पत्रकार हो या उस तरह की वो मानसिकता रखता हो समाज को देखने की या समझने की। और पत्रकारिता एक अलग तरह का पेशा बन चुका है। लोग उसको एक पेशेवर रूप से उसमें काम कर रहे हैं। तो ये क्या युगीन ज़रूरत थी? और आप क्या सोचते हैं, इससे कुछ साहित्य को नुकसान हुआ या इससे कुछ पत्रकारिता को नुकसान हुआ? वो दौर क्या था, आज का दौर क्या है? ये बात अक्सर आती है और अनेक न काम करने वाले पत्रकार, भाषण देने वाले पत्रकार और कथित पूंजीवादी व्यवस्था को दोषी ठहराने वाले पत्रकार अक्सर ये कहते हैं कि पत्रकारिता तब मिशन थी, अब आज नहीं है। पत्रकारिता तब भी मिशन थी, पत्रकारिता आज भी मिशन है, और जिस दिन तक अंतिम पत्रकार रहेगा दुनिया में तब तक मिशन रहेगी। क्यों? क्योंकि पत्रकार के पास काम के घंटे नहीं होते। जो पत्रकार घड़ी देखता है वो पत्रकार ही नहीं होता। तो जिसको अगर भूख लग गई, जिसको, ये एक ऐसा काम है, आपके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, मनोरंजन बहुत ज़रूरी है, सब है, लेकिन जिस समय काम है उस समय आपको बिल्कुल टूट पड़ना है, सब करना है। और मिशन क्या है? ये मिशनरीज से बना हुआ है, बहुत अच्छा शब्द तो नहीं है कहने में, पर प्रचलित है इसलिए हम उसको वैसे कह रहे हैं कि आप किसी भी काम को डूब के करें, चुनौतियों को झेलें। मैं पुराने ज़माने के अखबार कभी कभी हमने पलटे, आपके टैगोर लाइब्रेरी में भी रखे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, और कभी और कहीं जाते हैं देख लेते हैं या मिल जाते हैं, या कहीं ऐसे पत्रिकाओं में उनके उद्धरण आ जाते हैं। देखिए, पहले आपका आशय स्वतंत्रता पूर्व की पत्रकारिता से था, जब आप द्विवेदी युग तक पहुंच गए। उस समय हम केवल साहित्यकार की बात क्यों करें? पत्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर, सबसे बढ़कर वकील, हर नेता वकील था। इन सब का एक उद्देश्य था, यानी सबके काम अलग थे पर उद्देश्य एक था, सड़क एक थी और रास्ता एक था और मंजिल एक थी। क्या थी? आज़ादी, स्वतंत्रता को तक जाना, उसके लिए संघर्ष करना तो सब कर रहे थे। तो उन सब का एक साझा शत्रु था अंग्रेज। उसी से जुड़ी हुई स्वदेशी की थी, उसी से जुड़ी हुई सत्याग्रह की थी। मूल में भाव था स्वतंत्रता प्राप्ति और उसका संघर्ष, अंग्रेजों का दमन। आज की चुनौती देखिए पत्रकारिता की, पर्यावरण, बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा की चुनौतियाँ, संस्कृति की चुनौतियाँ, अपराध की चुनौतियाँ, स्त्री को आगे लाने और पीछे रहने की, धकेलने की चुनौतियाँ, देश की चुनौतियाँ, सीमाओं की चुनौतियाँ, कितनी तरह की चीज़ें हैं जो आज का पत्रकार फेस करता है। मैं 1988 में पत्रकार आया, मैंने बताया कि मैं रिपोर्टर भर्ती हुआ, मैं मूलतः रिपोर्टर हूँ। लेकिन आज के अगर मैं रिपोर्टर से, मैं अक्सर अपने साथियों से कहता हूँ कि आपका काम, आपकी दौड़ मुझसे अधिक है। क्यों? क्योंकि शहर बहुत बड़ा हो गया है, बहुत अलग तरह के लोग आ गए हैं। पहले के लखनऊ की अगर हम बात करें, क्या शहर था? इधर आलमबाग चौराहा, ये पूरा निशादगंज से आगे, उमराव सिनेमा के आगे, सब मेरे सामने बना है। तो यहाँ जो महानगर और बादशाह नगर कॉलोनी का बंधा है, यहाँ लकड़बग्घा लगता था। लेकिन आज आप उसके आगे चले जाइए तो इंदिरा नगर भी है, कुर्मांचल नगर भी है, और शक्ति क्यापुरम है, और गोमती नगर, और जाने क्या क्या। अभी आप, पता ही नहीं चलता आपको कि बाराबंकी कब आया, पता ही नहीं चलता आपको, इधर चले जाइए उन्नाव कब आया, और पता ही नहीं चलता आपको इटौंजा के आगे चले जाइए कि सीतापुर कहाँ आने वाला है। इतना बड़ा लखनऊ है। पत्रकार की ये चुनौती है, बहुत तरह की है। आज की पत्रकारिता, बिल्कुल नोट कर लीजिए, यह काम, मैं फिर से कह रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, काम न करने वाले विघ्न संतोषी पत्रकारों का जुमला है, जो प्रेस क्लब में बैठते हैं,
भाषण देते हैं, काम नहीं करते। हमारा पहला काम है काम करना। आपका काम है, आप बच्चे हैं, लड़के हैं, आपका पहला काम है पढ़ना। मेरे बच्चों का पहला काम है पढ़ना। सरकारी कर्मचारी अस्पताल में काम करता है, पहला काम है मरीज़ की सेवा। वकील का पहला काम है अच्छी वकालत। पत्रकार का पहला काम है खबर अच्छी लिखना, ईमानदारी से कर रहा है वो। आज की पत्रकारिता पहले की तुलना में कई गुना चुनौतीपूर्ण है। आज का पत्रकार, जिनमें सबसे पहले मैं आंचलिक पत्रकारों को गिनता हूँ, जो लखनऊ और बनारस और मेरठ और दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ मित्र इससे फिर नाराज़ होंगे, लेकिन असली पत्रकार जो आजमगढ़ में है, जो कानपुर देहात में है, वो जो फतेहपुर में है, वो जो अमरोहा में है, कौशाम्बी में है, जो सहारनपुर में है, जो बहराइच में है, जो श्रावस्ती में है, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, मैं उनको बिल्कुल आपके इस इंटरव्यू में ही मैं उनको सलाम कर रहा हूँ। जो गांधी के आखिरी आदमी तक पहुंच रख रहा पत्रकार, तब तक वो जो उसकी पकड़ है, जो उसकी पहुँच है, जो उसका संघर्ष है, अल्प संसाधन है, उसमें जो उसका परिश्रम है, बहुत मेहनत करता है वो। जब हम पत्रकारिता तो पत्रकारिता पहले की तुलना में मैंने कहा बहुत चुनौतीपूर्ण है और ऐसी ही रहेगी। तब तक रहेगी जब तक पत्रकार है और पत्रकारिता है, और चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। आज देखिए आप, बढ़ ही रही हैं। समाज में चुनौतियां हैं, पत्रकार कोई टापू से थोड़ी आता है, वही चुनौतियां उसके आगे हैं। जब हम पत्रकारिता पे बात कर रहे हैं, आपने पत्रकारों की मेहनत पर बात की। आजकल हम खासकर हिंदी पत्रकारिता में दो चीजें देखने को आ रही हैं। एक तो क्या है कि हिंदी पत्रकारिता के जो ये समाचार पत्र हैं या बाकी जो प्रिंट में भी हिंदी मीडिया है, वो समाचार की हेडलाइन पता चला कि वो इंग्लिश में लिख देते हैं, अंग्रेजी में ही वो वाक्य लिख देते हैं, बस उनकी लिपि देवनागरी कर दी। और उसके अलावा जो वर्तनी की त्रुटियां देखने में आती हैं, संपादकीय पृष्ठों पर भी वर्तनी की त्रुटियां हैं। तो आप एक इतने बड़े राज्य के राज्य संपादक हैं, इतने बड़े समाचार पत्र के जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, या आप क्या बारीकी रखते हैं अपने काम में कि इस तरह की चीज़ें ना हो पाएँ? हमने अभी चुनौतियों की बात कर रहे थे, तो एक चुनौती ये भी है कि पत्रकार पढ़ नहीं रहा है। तो अब क्या है, जैसे कि हम अपने साथियों से कहते हैं कि भाई जब चार लोग बैठते हो तो कभी कुछ दुष्यंत की बात करो, कभी निराला की बात करो, कभी महादेवी की बात करो, कभी देवानंद की बात करो, कभी कपिल और गावस्कर की बात करो, सचिन की बात करो, मोहम्मद शाहिद की, कुछ भी बात करो, लेकिन वो दफ्तर की पॉलिटिक्स से बाहर आओ, पढ़ो। आप लोगों पर भी यही बात लागू होती है, सब पर। पॉजिटिव रहिए जीवन में, आगे देखिए और लकीर को बड़ा कीजिए। बाकी जो आपने अभी एक जो बात आई ना कि ये उसकी वर्तनी और भाषा की, देखिए आप एक पाठक हैं और इस नाते मैं आपसे सबसे पहले आपको यह पाठकों का, समस्त पाठकों का प्रतिनिधि मानते हुए और पत्रकार और संपादक होने के नाते मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूँ। इसलिए मैंने कहा पत्रकार पढ़ता नहीं है। पहले के समय में एक व्यवस्था होती थी प्रूफ रीडिंग की, अब तकनीक आई है, अब स्पेलिंग चेक आया है, सब कुछ है। अगर पत्रकार अपनी खबर को, अपने लेख को, पिताजी उसके बचपन में कहते थे, उसके मास्टर कहते थे कि बेटा लिखो पर इम्तहान में दोहरा लेना, तिहरा लेना, तो अगर वहाँ दोहराते तिहराते थे तो यहाँ अपनी कॉपी को दोहराने में क्या कठिनाई है, दोबारा तो पढ़ लो। तो अगर कोई दोष है तो वो उस पत्रकार का है जो अपनी कॉपी को पढ़ नहीं रहा, नए शब्दों को ला नहीं रहा। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बड़े बड़े पत्रकार आए और 500-700 शब्दों में पूरा जीवन बिता के चले गए, लेकिन उन्हीं में नौकरी करके चले गए। उल्लेखनीय, ज्ञात हो, ध्यान रहे, बताते चलें टाइप का लिख के। एक ऑस्ट्रेलियन तोता आता है जो 1000 शब्द जिसको आते हैं, और आप कभी वन विभाग वालों से पूछिए, चिड़ियाघर वालों से, वो बताते हैं कि 1000 शब्द होते हैं जिसमें कि वो आपसे जब याद कर लेता है तो आपसे बात करता है। वो फिर ये नहीं कहेगा कि अमुक आ गए और फलाना आ गए, उसको इतने शब्द याद होंगे कि वो आपसे ऑलमोस्ट संवाद करेगा, वार्तालाप करेगा। उससे कम शब्द पत्रकार लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
तो है, एक समस्या है, नहीं पढ़ रहे हैं। एक चीज और है कि जो ये 2000 के बाद हम जैसे लोग हैं जिनका जन्म 2000 या 2000 के बाद हुआ है, ये अब सोशल मीडिया के माध्यम से जब पुरानी बातें उठती हैं और जो चीजें लोग बातचीत करते हैं, तो एक बात आती है कि पहले पत्रकारों का जलवा था। वो जलवा अलग तरह से था, चाहे वो सत्ता के गलियारों में हो, विदेश की यात्राएं थी और एक वो जलवा वो भी था जिसमें एक संपादक पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसके जो पाठक हैं वो भी उतनी ईमानदारी से उस चीज़ को पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। वो उसका एक अपने तरह का जलवा था। तो जब आपने पत्रकारिता में काम करना शुरू किया, तो शायद ये 2000 से पहले की ही बात रही होगी। तो आपने उस चीज़ को किस तरह से देखा और वो जो तपिश महसूस की आपने कि शाम को वो चर्चाएँ हो रही हैं, सब लोग बैठे हैं, सीनियर एडिटर हैं, जो बाकी लोग बैठे हैं और तमाम दिन भर की बातें हो रही हैं। अब माहौल में कुछ बदलाव आया उसमें? बहुत, मैंने अभी तो बात हुई, हमने इस पे बताया। देखिए, पहली बात तो पत्रकार का जलवा क्यों होना चाहिए? पत्रकार हीरो है क्या? जलवा विराट कोहली का है, जलवा सलमान खान का होगा, आशुतोष शुक्ला का जलवा क्यों होगा? आशुतोष शुक्ला पत्रकार कौन है? पहली बात तो ये समझिए, पत्रकार वो है जो समाज में रहते हुए भी समाज से विरक्त रहे। अब इसको समझिए, हमको समाज में रहना है, यानी चारों तरफ जाना है, लोगों को देखना है, सब्जी वाले से मिलना है। अब हमको सब्जी वाले से मिलना है तो हम जलवा लेके तो सब्जी वाले से नहीं मिलेंगे, और हम सब्जी वाले से मिलेंगे नहीं तो हमको भाव कैसे मालूम चलेगा और अखबार में लाएंगे कैसे? तो जलवा क्यों होगा? समाज में रहते हुए, यानी सब तरफ आपकी दृष्टि हो, सबसे आप घुलें मिलें। अगर यह कल्पना करें कि जो समस्या आ गई है, जिधर की ओर आपका इशारा है कि अमुक नेता या अमुक अधिकारी या अमुक ठेकेदार की तरह मेरे पास भी लंबी गाड़ी हो, महंगा मोबाइल हो, वो कौन सा है जो बीच से खुल जाता है, अनेक पत्रकार लेके अब चलने लगे हैं, है ना? तो हमने पहले सोचा यार कि टूट गया है ये। एक बार हमने किसी के पास देखा तो हम कहें ये क्या है? तो मोबाइल है भाई। अच्छा, मतलब 1.5-2 लाख शायद मोबाइल आता है वो। जिस दिन पत्रकार के मन में यह अभिलाषा आ गई कि अमुक अधिकारी, अमुक ठेकेदार, अमुक नेता की तरह उसका भी जलवा होना चाहिए, वो पत्रकारिता से दूर हो गया और वह किसी और रास्ते पर चला गया। ऐसे लोग हैं, पर अच्छे लोग भी हैं। समाज में अच्छे पत्रकार हैं, समाज में बुरे पत्रकार हैं। अच्छे वकील हैं, बुरे वकील हैं। अच्छे डॉक्टर हैं, बुरे डॉक्टर हैं। अच्छे टीचर हैं, बुरे टीचर हैं। तो ये अच्छे बुरे का संघर्ष है। और हमारे समय में जो एक आखा रह गया आपका कि भाई, हमने इसका जवाब हालांकि हम दे चुके हैं कि हमारे लिए पिता और संपादक एक ही होते थे, और पिता, संपादक और टीचर डांटेगा तो हमारे भले के लिए, उनकी डांट को हमें प्रणाम करके लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, तीनों ही पक्षों में विरक्ति आई है, विकृति आई है, तो इसलिए है। जी, अब हम थोड़ा सा समाज पत्रकारिता से साहित्य को भी जोड़ते हैं। जी। 2019 का आजमगढ़ महोत्सव, आप वहाँ आमंत्रित थे वक्ता के तौर पर। आपने वहाँ कहा कि जो हिंदी का पाठक है, वह हिंदी पत्रकार से आगे निकल चुका है। इस पे हम लोगों ने अभी पीछे आपने इस पे बात भी की है हालाँकि। तो ये जो हिंदी का पाठक है, हिंदी पत्रकार से आगे निकल चुका है, इसका मतलब है कि हिंदी पत्रकारिता कुछ पीछे हुई है? इसका आशय वही है जो भी हम कह चुके हैं कि समाज, जैसे गूगल वॉशिंगटन से लेके बलिया तक एक तरह से खुलता है, वो जो वहाँ भी खोल रहा है वहाँ भी खोल रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें जान गया है, जान रहा है, पढ़ भी रहा है। हमने वैसे कहा पत्रकार नहीं पढ़ रहा है, तो चूंकि ज़्यादा पत्रकार ऐसे हो रहे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो असर उनके लेखन पे दिखता है, वो असर उनके काम पर दिखता है। मैं अपने साथियों से हमेशा कहता हूँ जहाँ जाता हूँ कि भाई वही एक ही बात है, मैं बार बार अभी कह रहा हूँ, पढ़ो और कुछ भी पढ़ो। और ये मत सोचो कि तुम MSc करके आए हो या BA करके आए हो या MCom करके आए हो, सब पढ़ो। इस दृष्टि से मैं कहता हूँ
कि पाठक कौन है। अब पाठक तो मान लीजिए आजमगढ़ में जैसे आपने कहा, अब पॉलिटिकल साइंस का टीचर है, तो पॉलिटिकल साइंस का वो टीचर अपने पास में पत्रकार को जब बैठाएगा तो वो भी पत्रकार से कुछ जानना चाहेगा। पत्रकार की दोस्ती नेता से, अफसर से बहुत अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, पर होगी तभी जब दूसरा पक्ष भी हमसे कुछ ले पाएगा। अगर वो नहीं लेगा, हमारे पास उसको देने के लिए भाव नहीं है, शब्द नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो हमसे आगे है। भाव, शब्द और ज्ञान की बात की आपने। जब हम इस कमरे में प्रवेश कर रहे थे तो सामने वो जो ऊपर की किताबों के 2 खाने हैं, उसमें सारा जिसको लुगदी साहित्य नाम दिया गया, वो क्यों कहा गया उसको, या लोकप्रिय साहित्य जो है, वो सारा रखा हुआ है। सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा सब लोग। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय ने जब अभी कुछ समय पहले अपने यहाँ के जो सिलेबस में इस साहित्य को जोड़ा, लुगदी साहित्य उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो इस पे काफी विवाद हुआ। जबकि लुगदी साहित्य जिसको कहा जाता है, उसको लिखने वाले लेखकों की लाखों प्रतियां बिकती रहीं, लोगों ने उनको खूब पढ़ा, रेलवे स्टेशन से लेके और पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों तक को उनकी किताबें पसंद आती रहीं, सुरेंद्र मोहन पाठक से लेके या जो उनके पहले पूरी परंपरा चली है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये लुगदी साहित्य को मुख्य धारा के साहित्य से अलग करके हिंदी साहित्य का नुकसान ही हुआ है कि वो एक तरह की सफाई थी जो जरूरी थी? पहली बात तो मैं उसको लुगदी कहे जाने का विरोध करता हूँ। ये अंग्रेजी से आया है, पल्प फिक्शन। ये सुरेंद्र मोहन पाठक हैं और मैं इनको पढ़ता हूँ। बगल में आपके पास ये पूरी देखिए रखी हुई है, जेफरी आर्चर है, लियोन यूरिस है और फ्रेडरिक फॉर्सिथ है और कौन से हैं, इरविंग वॉलेस है, ऐसे डैन ब्राउन है, ऐसे अश्विन सांघी हैं, हाँ बहुत सारे हैं। तो सवाल इसका है कि अंग्रेजी में जेफरी आर्चर को देख के आपने ये बात क्यों नहीं कही कि ये लुगदी साहित्य है? आपने सुरेंद्र मोहन पाठक को देख के क्यों कहा? इसी में आपके इसी प्रश्न में उत्तर निहित है। ये सब हमारे हिंदी के कथित समीक्षकों का दोष है। और ये जो समीक्षक थे, इन्होंने साहित्य को ऐसी जगह बैठा दिया कि वो आम पाठक की पहुंच से दूर हो गया। 500 किताबें बिक रही हैं लेकिन लेखक बहुत महान है। अरे आपको यार कोई पढ़ ही नहीं रहा है और आप महान हो। एक मैं आपको नाम बताता हूँ, एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, अगर आपने वो गाना सुना हो, छू लेने दो नाजुक होठों को, मोहम्मद रफ़ी की, राजकुमार मीना कुमारी की, कुछ और नहीं जाम है ये। वो पिक्चर है काजल। मूलतः वो उपन्यास है जिसका नाम है माधवी और वो गुलशन नंदा का उपन्यास है। नीलकमल वहीदा रहमान वाली गुलशन नंदा की है। ये क्या नाम आपकी, एक पाले खां आई थी, एक कटी पतंग राजेश खन्ना की, पर कितनी ही फिल्में बनी। गुलशन नंदा का लिखा हुआ लाखों की तादाद में बिका। सुरेंद्र मोहन पाठक के लिए लोग हफ्तों से, महीनों से लाइन लगाए रहते हैं। प्रश्न मतलब ये कभी क्यों नहीं सोचा गया कि गुलशन नंदा और सुरेंद्र मोहन पाठक को खारिज करते हुए हम उनके लाखों पाठकों को खारिज कर रहे हैं। आप वो लिखो ना कि वहां तक जाओ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन साहित्य के एक आध लेखकों ने जासूसी लेखन में हाथ आजमाया और पिट गए। तो मैंने कहा कि सब पढ़िए, तो जासूसी लेखन जो है वह एक विधा क्यों नहीं है? और हम अभी हमने आपसे कहा कि मेरा जो पढ़ने का शौक आया, तो मैं प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रसाद की कहानियाँ और गुलशन नंदा और प्रेम वाजपेयी और राजहंस को एक साथ पढ़ रहा था। तो ये जब किया गया ना कि हमने कहा कि तुम साहित्य ही पढ़ो और साहित्य के अलावा कुछ मत पढ़ो, क्योंकि साहित्य पढ़ोगे तो विद्वान कहलाओगे, गुलशन नंदा पढ़ोगे तो आवारा कहलाओगे। अरे तो कुछ नहीं है। ये क्या बात हुई? जेफरी आर्चर वही हैं जो सुरेंद्र मोहन पाठक हैं, शेक्सपियर वही हैं जो प्रेमचंद हैं, पर जेफरी आर्चर और फ्रेडरिक फॉर्सिथ जिन मकानों में रहते हैं, हिंदी का लेखक, बांग्ला का लेखक, वो कल्पना भी नहीं कर सकता। उनको पढ़ने वाले उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं। हमारे समीक्षकों ने लोकप्रियता की जो एक शर्त है उसको बिल्कुल उपेक्षित कर दिया।
ये सोचा ही नहीं कि अगर मानस लोकप्रिय न होती तो इतने न बिकती। तो लोकप्रियता का जो तत्व है, इसी में मैं एक बात और जोड़ूंगा। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब मैं आर्ट सिनेमा बनाता हूँ, मैं फलाना बनाता हूँ। नहीं, देखिए, पिक्चर आप बनाएं और कोई देखे ना, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा सिनेमा क्यों नहीं बनाते जिसमें मैसेज भी हो और मनोरंजन भी हो। बहुत साल पहले, एक आपके जन्म से पहले और मेरे भी जन्म से पहले एक फिल्म आई थी, नया दौर, दिलीप कुमार वैजंती माला की, जब जब उड़े जुल्फ़ें तेरी। अजीत थे उसमें। उसमें क्या है नया दौर में, उसमें दिलीप कुमार तांगा चालक हैं और कोई और कंपनी का मालिक है। तो वहाँ पर लॉरी और तांगा, इसकी रेस होती है, ट्रक और तांगे की। वो क्या है, वो मैन वर्सेस मशीन है कि मशीन आएगी तो रोज़गार ले जाएगी। आज भी तो यही चल रहा है कि इतने लोग, मशीनें आ रही हैं और मशीनीकरण हो रहा है और रोज़गार जा रहा है। तो नया दौर में कल्पना की थी बी आर चोपड़ा ने, ऐसी फिल्म बनाई है आप, जो इतना हिट है, सुपर हिट है। मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, ऋषिकेश मुखर्जी का पूरा सिनेमा मनोरंजन है और मैसेज है। वो आनंद हो, नमक हराम हो, अभिमान हो, मिली, कोई पिक्चर हो। लोकप्रियता को मत छोड़िए, क्योंकि जब तक वो पढ़ा नहीं जाएगा, ये आप सोचते हैं कि तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला, आप मेरी पीठ खुजाइए मैं आपकी पीठ खुजाऊं, हम लोगों ने ताली बजाई, भाई भाई बड़ी अच्छी कविता है, भाई बड़ी अच्छी कविता है। अरे आपके अंदर दम है, 500 लोगों के बीच खड़े हो और कविता पढ़ो और लोग अगर आपकी बात ध्यान से सुने तो आप में दम है। कौन सा ऐसा लीडर हुआ है दुनिया में, जब तलवारें चलती थीं और जब मिसाइलें चल रही हैं, जो शानदार वक्ता ना हुआ हो? अलेक्जेंडर, नेपोलियन, कोई आप उठा के देखिए। भगवान कृष्ण, गीता में क्या है? गीता क्या है? संवाद है। तो वक्ता है, यानी वो बड़े समूह को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आपने कहा कि नहीं नहीं, हमारी तो 1000 बिक गई हैं, 4000 में हम बेस्ट सेलर हो गए। तो सुरेंद्र मोहन पाठक भी पढ़िए, जेफरी आर्चर भी पढ़िए, प्रेमचंद भी पढ़िए, सब पढ़िए। ये कि नहीं नहीं ये खराब है और ये अच्छा है, इस धारणा से मुक्ति होनी चाहिए। ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। जब हम किताब की बात कर रहे हैं कि किताब क्या बिक रही है, तो ये बहस काफ़ी समय से चल रही है। हम आपकी भी राय इसमें जानना चाहेंगे। कुछ लोग हैं जो बाज़ार की हिंदी, वो चाहते हैं कि बाज़ार जिस तरह की हिंदी की माँग कर रहा है, उस तरह से हिंदी में, चाहे वो एडवर्टाइज़मेंट में हो, फ़िल्मों में हो, उस तरह की हिंदी को प्रयोग में लाएँ, लिखें। और कुछ लोग इस बात को रखते हैं बड़ी ज़ोरदारी से कि हम ऐसी हिंदी लिखें कि उसका एक अपनी तरह का अलग बाज़ार बन जाए। ये इतना अंदर नहीं जाना चाहिए, बहुत सरल रहना चाहिए, जीवन में भी और विचारों में भी। एक प्रेमचंद थे, एक उनके समकालीन जयशंकर प्रसाद थे। आप दोनों को पढ़ लीजिए, दोनों हैं कि नहीं हैं, ठीक है। एक मैंने अभी आपसे कुछ लेखकों के नाम लिए, एक कुबेरनाथ राय थे, एक विद्यानिवास मिश्र जी थे। तो भाषा, हर व्यक्ति का जो संप्रेषण है वह उसके संस्कार, उसकी शिक्षा, उसकी समझ के अनुरूप होता है। वो हम ये नहीं ये ठीक है, जब हम ये करने लगते हैं तो हमेशा जान लीजिए कि एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मुख सुख। आपकी जीभ उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करेगी जो कठिन होगी, या जो उसके उसमें नहीं आएगी। कैसे? मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज से आप राजाजीपुरम की तरफ चलिए तो एक चौड़ी सी सड़क है जिसका नाम है तुलसीदास मार्ग। मूलतः उसका नाम था विक्टोरिया स्ट्रीट, और उसके बगल में जुड़ा हुआ एक मोहल्ला था जिसका नाम था विक्टोरिया गंज। आज उसका क्या नाम है? टूड़ियागंज। पहले विक्टोरिया से टोरिया हुआ, फिर टोरिया से टूड़िया हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी जो जीभ है, जो मुंह है, वो
वो छन्नी है, वो छान रहा है, उसने हटा दिया। और जो स्वीकृत है, जो लोक है, जो जन, सबसे बड़ा लोक है, लोक से बड़ा कुछ नहीं। लोक ने उसको ले लिया और दे। आपके यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, सड़क के उस पार मोहल्ला कौन सा है? महानगर। क्या उसका नाम महानगर है? ना, उसका जब नाम रखा गया तो उसका नाम था महानगर। महा माने चांद। उसी के बगल में छोटा चांदगंज, बड़ा चांदगंज मोहल्ले हैं उसी में। पर वो महानगर अब कौन कहता है? महानगर। चूँकि उसका एरिया भी इतना बड़ा है तो वो महानगरी लोगों को लगने लगा, है ना। तो इस पे नहीं जाना चाहिए। तेरा क्या होगा कालिया? अब इसको आप ज़रा साहित्यिक भाषा में कहिए और ज़बान पे चढ़ा के दिखा दीजिए। ये पीछे रिकॉर्ड प्लेयर भी है और शोले का रिकॉर्ड भी रखा हुआ है कि संवाद डायलॉग वाला। क्यों? या मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अब इसको मैं तेरा रक्त यानी क्या करके नहीं। जो सरल है, जो ज़बान पे आता है वो चलेगा। और यह आपके ऊपर है कि आपकी भाषा कुबेरनाथ राय की है, ये मेरे ऊपर है कि मेरी भाषा प्रेमचंद की है अथवा प्रसाद की है। जो ये पाठक हैं वो जो चाहेंगे वो ले लेंगे। रामचरितमानस और तुलसीदास का जिक्र हमारी बातचीत में हुआ। अभी कुछ समय पहले हमने तुलसीदास पे एक विवाद देखा, चाहे वो राजनीतिक रूप से, वो एक राजनीतिक सोच का प्रतिरोध हो, या ये तमाम तरह की जो बातें हुआ करती हैं उनकी रामचरितमानस से कुछ पंक्तियों को बिना संदर्भ के उठाए और जो बातचीत होती है उस पे, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत मूर्खतापूर्ण है। और तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने उसको धर्मग्रंथ मान के नहीं लिखा था। उन्होंने यह साहित्यकारों को समझना चाहिए, मार्क्सवादी साहित्यकारों को समझना चाहिए, कथित प्रगतिशील साहित्यकारों को समझना चाहिए, साहित्य के किसी भी विद्यार्थी को समझना चाहिए कि ऐसा क्या लिख गए तुलसीदास। केवल देखने के लिए कितने प्रयोग कर गए। निहारहीं, चितवहीं, बिलोकहीं, तरे रहीं, कितने प्रयोग कर गए। तो ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में, मैंने अभी आपसे कहा मुख सुख की वो चढ़ गया है, क्यों तुलसी ने अवधि में लिखा? तो ये लोग जो कह रहे हैं ये इनके अपने स्वार्थ हैं। वो पहले जिस पार्टी में थे वहाँ स्वार्थ नहीं थे, उनको ये कहना था तो ये कहने लगे, यहाँ आ गए तो ये कहने लगे। लेकिन इसको समझ लीजिए कि तुलसी का नायक और उस नायक का गायक दोनों अप्रतिम हैं, दोनों स्थायी हैं, दोनों शाश्वत हैं और दोनों जब तक ये पृथ्वी है तब तक है। तो ये तुलसी पर प्रश्न उठाना आकाश पर थूकना है। आपकी एक किताब है देखी तुम्हारी काशी, उसमें तुम्हारी काशी, देखी तुम्हारी काशी, उसमें आपने तमाम बातों में, तमाम विषयों पे बात की है। उसमें एक जो जिन लोगों ने वो किताब नहीं पढ़ी है उनको वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, और वो इसलिए कि उसी किताब से एक प्रश्न है, आपने हालांकि उस किताब में भी उसका जवाब दिया है, हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में यहाँ भी बता दें। भारत की शक्तियाँ क्या हैं और भारत की कमजोरी क्या है? इसका जो उत्तर है वो बहुत आप समझें कि विशद है, व्यापक होगा, बहुत लंबा होगा। मैं थोड़े में कहता हूँ। भारत, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, उसका डीएनए हिंदू का है। ये कोई जो मुसलमान हैं सब अरब से नहीं आए हैं, जो ईसाई हैं वो सब यरूशलेम से नहीं आए हैं, यहीं कन्वर्ट हुए हैं, सिख यहीं से हुए। भारत की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो उसका लचीलापन है। और भारत का जो लचीलापन है यह वास्तव में मैंने इसलिए कहा सनातन धर्म का लचीलापन है। आपने चारवाक का नाम सुना है? जी। चारवाक नास्तिक थे। क्या नास्तिक पढ़ते नहीं हैं? क्या वो पढ़े नहीं जाते? हम उनको पढ़ते भी हैं, उनको पढ़ाया भी जाता है। क्यों? क्योंकि हम नास्तिकता जो है, इस बात को समझिएगा, यही भारत की शक्ति है।
नास्तिकता जो है वो हमारे यहाँ दंडनीय नहीं है। आप नास्तिक हैं, बने रहिए, हमारे आपके संबंधों में कोई अंतर थोड़ी आना है, न हम आपके नास्तिकता के आधार पर आपकी निंदा करेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है कि जहाँ पर हम एक दूसरे के गुणों का सम्मान करते हैं, ये जो लचीलापन है। ऐसे बहुत सारे, जो मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा जो लोक है वो बहुत समृद्ध है। जो इसको सामान्य तौर पे मैं एक बात कह दूं कि लोक जो है वो शास्त्र से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लोक को जब आप परिभाषाओं में बांध देते हैं तो वो शास्त्रीय हो जाता है। तो जो कुछ लोक में है वो बहुत इतने वर्षों में हमारे लोकगीत हैं, हमारे संस्कार हैं, हम उनको छांटते हुए आए हैं। तो ये हमारी शक्ति है। कमज़ोरी क्या है? कमज़ोरी ये है कि हम समय के साथ, और ये जो आपका सोशल मीडिया है जो वास्तव में बहुत बार एंटी सोशल लगता है, कि ये लोगों को बहुत जल्दी में इसने कर दिया है। तो लोग उथले हो गए हैं, लोग किसी चीज़ के अंदर नहीं जा रहे हैं। लोगों का एक दूसरे से मिलने का जो संपर्क संबंध है वो छूट रहा है कि हम लोग ऐसे बैठें, बात करें। हमारी जो अमर्त्य सेन की एक किताब है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, उसका क्या अर्थ है? बहसबाज भारतीय। तो बनारस में एक अड़ी लगती है, सारी दुनिया की बातें वहाँ होती हैं जिनमें न सिर होता है न पैर होता है, लेकिन वो आपको लचीला रखती हैं, आपको सिखाती हैं। एक दूसरे का आप मजाक उड़ाते हैं, उस मजाक उड़ाते हुए सीखते हैं। कानपुर में इसको बोलते हैं क्या? बकैती ना, चौतरेबाजी। हाँ, चौतरेबाजी, जो चबूतरेबाजी, कि चबूतरे बैठे हैं अपने घर के आगे और यही चोंचें लड़ा रहे हैं। ये खराब बात नहीं है। पुलिया पे बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, टैगोर के लॉन में बैठे हैं, बात कीजिए। तुम चश्मा कैसा लगाते हो? तुमने यार ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये है। एक दूसरे के प्रति हिकारत के भाव से बात मत कीजिए, बस इतना अंतर रखिए, सीख जाएंगे। और इसको बनाए रखिए। ये जा रहा है। ये जो भारत में जो पुराण है या ये जो पूरी वेदांत परंपरा चली आई है, तो अगर पौराणिक पात्रों में से कोई पात्र जिसको आप अपने सबसे करीब पाते हैं, जिसने आपको या पूरे भारतवर्ष को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो? बहुत हैं। और अब हम मेरे करीब कैसे होंगे? मैं कहूँगा कि भगवान राम, तो हम मेरे आदर्श हैं। भगवान कृष्ण है। कृष्ण, मेरी किताब का भी नाम एक है, कृष्णा कॉलेज। हाँ, वो बहुत कृष्ण पर है। एक पात्र मुझे जो सब बहुत प्रभावित करता है और जिसमें देवत्व नहीं है, वो द्रौपदी का है। वो इतनी तेजस्विनी स्त्री है। और महाभारत की जो पूरी कथा है वो क्या है? वो धृतराष्ट्र की अंधी आकांक्षा है, द्रौपदी का तिरस्कार और अपमान है, और कृष्ण है। आप इसको ऐसे देखिए कि कृष्ण और द्रौपदी हैं। कैसे? एक दुर्गा भागवत जी का एक निबंध है महाभारत के पात्रों पर। उसमें वो एक जगह लिखती हैं कि द्रौपदी कृष्ण से रुष्ट हैं और कहती हैं क्या? न पति है, न पिता है, न बंधु है, न सखा है, न बंधु है, न बांधव है, और कृष्ण तुम भी मेरे नहीं हो। तो पूरी कथा अगर अर्जुन ने तो द्रौपदी के अपमान के बाद भी तलवार या धनुष रख दिया था, तो कृष्ण ने कहा कि उठो, उत्तिष्ठ भारत। तो कृष्ण द्रौपदी परम तेजस्विनी है। और मुझे वो बहुत प्रभावित करती हैं। जो सीता का चरित्र चित्रकूट में है, जिसमें वो बहुत सेवाभावी स्त्री के तौर पर उभर कर आती हैं, पति के पीछे चलने वाली नहीं, पति के आगे चलने वाली। जो चित्रकूट में सर्वाधिक समय उनका वहाँ बीता, जो वहाँ पर है उनका, तो हमें वो सब प्रभावित करते हैं। और चाणक्य करता है, इधर कबीर करते हैं, गुरु गोविंद सिंह करते हैं, शिवाजी करते हैं, ये सब करते हैं। और सरदार पटेल के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, जो नए नायक हैं। मैं ये मानता हूँ, और आप सबको, बच्चे हैं, आप लड़के हैं, सबको जानना चाहिए कि सरदार पटेल की तो अगर कोई प्रतिमा लगे और उस प्रतिमा पर आप पानी चढ़ाएं और उस पानी को जो नीचे चरणों से हो करके आए, वही चरणामृत है। क्योंकि उस व्यक्ति के कारण हम आज एक भारत में सांस ले रहे हैं। सरदार पटेल बहुत पढ़े और बहुत पढ़ाए जाने चाहिए।
वो केवल एक दिन आकर के और माला चढ़ा दो, वो इसके नहीं हैं। सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, ये सब पाठ्यक्रमों में जाने चाहिए। आप नए नए लेखकों को या नए नए तरह की चीजें, नए नए विषयों को पढ़ा करते हैं, तो अगर ये जो आज का युवा है, जो अभी हम आप काव्यों के माध्यम से आपको देखेगा सुनेगा, कुछ ऐसे लेखक जिनकी ज्यादा चर्चा ना हो पाती हो, या जिनको, जैसे आपने अभी कई सारे नाम लिए अपनी बातचीत में भी, अभी आप निबंध की उनकी बात कर रहे थे, आपने नीरजा माधव एक नाम बताया मुझे। हाँ हाँ। इस तरह से अगर आप कुछ नाम या कुछ किताबों के नाम बताना चाहें जिनको पढ़ने से एक नई दृष्टि मिल सके, नई चीजें, नया विषय मिल सके। नहीं, ऐसा कोई नए की बात हम नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पढ़ना चाहिए। ये जो इज़राइल का और ये नया वाला मामला चल रहा है, तो एक लियोन उरिस की किताब है एक्सोडस, और वो वास्तविक सत्य, लगभग उसके पात्र वास्तविक हैं, और कहते हैं कि उनके नायक ही बाद में इज़राइल के उस किताब के प्रधानमंत्री हुए, बेन गुरियोन। और लियोन उरिस की एक किताब है हज। तो पहली किताब इज़राइल के बनने की कहानी है, दूसरी किताब फ़िलिस्तीन के बनने की कहानी है। तो ताज़ा संदर्भों में वो पढ़ना चाहिए। एक किताब इस्मत चुगतई की है, एक कतरा खून, वो पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप करबला की लड़ाई को जानना चाहते हैं, तो सच और झूठ, अच्छे और बुरे का संघर्ष देखना चाहते हैं, तो एक कतरा खून पढ़ना चाहिए। भारत को जानने के लिए मुझे अक्सर लगता है कि जैसे ललित निबंधों की बात आपने कही, तो कुबेरनाथ राय हैं, और नीरजा माधव जी हैं बनारस से, और बाकी तो हमने विद्यानिवास जी, तो हम क्या उनका नाम लें, है ना। तो ऐसे पुराने बहुत सारे लेखक हैं। नए लेखकों में निबंध लेखन जो है वो नहीं है, तो वो एक उपन्यास की दुनिया में अधिक हैं। कविताएं कुछ लिख रहे हैं आप जैसे लोग, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, निबंध लेखन को शायद प्रकाशक महत्व नहीं देने देते हैं, क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं। और हिंदी अगर किसी को आती हो और भारत ना आया हो, तो उसको पढ़नी चाहिए राजेंद्र सिंह बेदी की एक चादर मैली सी, फणीश्वर नाथ रेणु की परती परिकथा, श्रीलाल जी की राग दरबारी, राही साहब की, राही मासूम रज़ा साहब की आधा गांव। वैसे राही साहब जो हैं वो मेरे पसंदीदा लेखकों में हैं, तो उनकी तो कोई भी किताब आप, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इमरजेंसी के दौर की अत्याचार, तो आप पढ़िए कटरा भी आरज़ुओं का कटरा है, टोपी शुक्ला है, दिल एक सादा कागज़ है, तो ये सब पढ़िए। क्या है, किसी एक का इतना खजाना है। एक प्रश्न जो हम अक्सर अपने मेहमानों से सदा ही पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं, कि आपके जीवन की कोई एक बात या कोई एक ऐसा विचार जो आपने कभी सोचा हो, या कुछ घटना घटित हुई हो, आज आप जहाँ पे हैं, यहाँ पे खड़े होकर जब तटस्थ भाव से उस चीज़ को देखते हैं, तो आप चाहते हैं कि काश ये ना हुआ होता। और एक कोई ऐसी बात या घटना या विचार कि आप ये करना चाहते थे कि काश ये हो गया होता। पता नहीं, आपको आश्चर्य होगा, मेरे लिए दुनिया में जो सबसे सुंदर कुछ दृश्य होते हैं, उनमें से एक दृश्य है क्रिकेट का, कि जब फास्ट बॉलर अपने रनअप पर चलता है, और अगर वो ओवर बहुत अच्छा फेंक रहा है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो न केवल बैट्समैन, पूरे स्टेडियम और बाकी सब देखने वालों की सांसें ऊपर नीचे होती हैं। मैं बहुत छोटे लेवल पे क्रिकेट खेला, मोहल्लों में जैसे होता था, क्योंकि उस ज़माने में क्रिकेट होती थी, फिल्म होती थी और किताबें होती थी, और तो कुछ था नहीं, तफरीह होती थी। तो हम क्रिकेटर ही, मतलब एक था हमारे मन में, और लेकिन घर में डांट पड़ी, ये हुआ पढ़ाई लिखाई करो, तो भाई पढ़ाई लिखाई करने लगे। ऐसा था, लेकिन उसको अफसोस नहीं कहेंगे आप, हमको जो अच्छा लगता है हमने बताया। कोई ऐसा भी नहीं था कि हम कोई बड़े भारी वो थे, पर आप हों या ना हों, आपकी इच्छा, महत्वाकांक्षा आकांक्षा होती है, तो वो थी। आप हवाई जहाज़ चलाने की सोचें कि हमको चलाना है, तो चला थोड़ी रहेंगे जब तक पायलट का कोर्स नहीं करेंगे, तो वो था। और बाकी मुझे हमेशा से शिक्षक बहुत आकर्षित करते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और
पता नहीं, शायद हमने पीएचडी कर ली होती। ये जो हमने काम किया है ये मैं अपनी इच्छा से आया हूँ, अपने मन से आया हूँ। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था। मुझे 100% जॉब सेटिस्फेक्शन है। लेकिन शायद हमको अगर टीचर बनने का अवसर मिला होता तो हम बनते। ये तो हो गया। और मतलब एक कोई घटना या कुछ वाकया याद आ रहा हो कि जो आप एकदम रोमांचित कर देती हो, वो चीज़ आज भी आप जब सोचते हो तो आपको आह्लादित हो जाते हो? पारिवारिक या परिवार से बाहर? जी, किसी भी तरह की। जी। नहीं, परिवार में तो बहुत कुछ होता है। माँ पिता, परिवार, पत्नी, बच्चे, बच्चे का जन्म, उसका पहली बार चलना, उसकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा बच्चों की, सब वाह जीवन जिसने बहुत रोमांचित किया हो। आज भी आप सोचते हो तो एक वो ये भी भाव हो सकता है कि माइलस्टोन एक वो जिंदगी का था, ऐसा कुछ लगा हो? अब तो फिर हम तो वहीं जाएंगे। हम 83 का वर्ल्ड कप, कपिल देव जी। और मैं ये बता दूं आपको, कभी आप हमारे ऑफिस आए अगर, मैं टीवी पर न्यूज़ व्यूज़ नहीं देखता। हमारे यहाँ पुराने मैच चला करते हैं, घर में भी वही चलते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पन्ना है अखबार का जो 100% पॉजिटिव है, जिसमें ना जाति है, ना धर्म है, ना ऊंच नीच है, परफॉर्मेंस है, पसीना है, खून है, मेहनत है, तो हमको पसंद आता है। तो 83 का वर्ल्ड कप है। एक प्रश्न थोड़ा सा हटकर है, अब हम इस श्रृंखला के अंत में पहुंच रहे हैं। आज जब हम इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी भारत पाकिस्तान का मैच की बहुत बात होती है। जिस तरह से भारत सरकार या बीसीसीआई आयोजन में अपना जिस तरह से ऊर्जा लगा रही है या जो सारी चीजें हो रही हैं, उसको लेकर भारत में दो तरह की बातें हो रही हैं। एक लोग वो हैं जो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि खेल को राजनीति से हमेशा दूर रखना चाहिए, और एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आप किसी राष्ट्र का संबंध हमारे राष्ट्र से इस तरह का है कि हम अपनी सैनिकों की शहादत को इस खेल के लिए नहीं भूल सकते हैं, और हमें सिर्फ उनको एक क्रिकेट टीम की तरह यहाँ आमंत्रित करना चाहिए था। और जिस तरह के कॉन्सर्ट हो रहे हैं, म्यूजिक प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको जिस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है, वो पिछले मैच में हैदराबाद में भी देखा गया था जब वो खेल रहे थे, तो वो उसकी एक आलोचना भी कर रहे हैं। आपको क्रिकेट से एक अलग तरह का लगाव रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? मैच होना बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। वसीम अकरम मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से हैं। लेकिन मैच के पहले जो आज ये वहाँ पर गाना नाच हो रहा है, ये बहुत बहुत आपत्तिजनक है, निंदनीय है। क्यों? पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना हुआ देश है जो अपने जन्म से लेकर आज तक हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान सांस भी लेता है तो भारत के अहित की कामना करता है। आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। आपको टूर्नामेंट के पहले आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया होता। टूर्नामेंट के पहले आपने पाकिस्तान के कलाकारों को बुलाया होता, और पाकिस्तान के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के और जहाँ के भी, लंका के, आपने अफगानिस्तान के, वो एक मंच आप देते। टूर्नामेंट के बीच में जो ये आप स्पेशल स्टेटस पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये बहुत आपत्तिजनक है और यह हमारे लोगों का अपमान है। यह बीसीसीआई की कम अकली है और वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, और वहाँ बैठे हुए लोगों की समझ में ये बात नहीं है। आपको बुलाना था, आप नेल्सन मंडेला के देश के लोगों को बुलाते तो मैं ये मान लेता कि आपने एक वर्ग संघर्ष और जो रंग भेद के आधार पर जो अत्याचार हुए हैं, आपने उनका समर्थन किया है, आपने उनको अपना स्वर दिया है। क्यों पाकिस्तान? और सच बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में हम देखें, अगर हम विशुद्ध खेल की बात करें तो अभी हॉकी में 10 गोल मारे हैं भारत ने एशियाड में। भारत पाकिस्तान के मैच में जो रोमांच होता है, मैं के वनडे और T20 की बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे कई गुना अधिक रोमांच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज में होता है, टेस्ट क्रिकेट में होता है। जो अभी की आप उठा के मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के देखिए, और अभी इंग्लैंड जा रही है ऑस्ट्रेलिया शायद सर्दियों में, आप तब उठा कर देखिएगा। तो टीमों के संघर्ष और प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में भी एशेज भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है।
ये तो होना ही नहीं चाहिए था। इसे ही संवाद का सुख कहेंगे। एक प्रश्न और इसी से निकल आया। अभी कल की ही ये खबर है कि अब ओलंपिक जो अगला ओलंपिक होने वाला है 27 से 28 में, उसमें क्रिकेट जा रहा है। तो एक ये जो चीज़ हम देखते हैं कि कम से कम ओलंपिक के समय ही लोगों की नज़र अन्य खेलों की तरफ रहती थी कि कहाँ से मेडल आ रहा है। नहीं, मैं सवाल समझ गया आपका। देखो ये नहीं है, ये क्रिकेट को कह करके और अरे भाई गीत सेठ ही किसके हैं। आज की तारीख में विराट कोहली से कम बड़े हीरो और बड़े नायक नीरज चोपड़ा नहीं है ना। आप परफॉर्मेंस दे। आज एक समय ऐसा था कि लोग भारतीय हॉकी की चर्चा नहीं करते थे, आज कर रहे हैं। वो आपकी परफॉर्मेंस से निकल के आएगा। ये अगर क्रिकेट एक लोकप्रिय, ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, पर वहाँ पर रग्बी भी है, ये सही है। पर अब हॉकी भी हमारे यहाँ आई है। बैडमिंटन भारत में हमेशा से एक ताकत रहा है। ये बहुत अच्छा हो गया और ये इसका प्रभाव सबके ऊपर है और बाकी खेल नहीं हो रहे हैं। मैं इस तर्क से बहुत सहमत नहीं हूँ। करना ये चाहिए। अब मुझे जानकारी नहीं है, शायद करते हों। बीसीसीआई के पास जितना पैसा है उसको जो भारत में दूसरे खेल हैं उनके समर्थन में, उनको आगे लाने के लिए, उनके खिलाड़ियों के लिए कोई पुरस्कार राशि देनी चाहिए। मैं इसका समर्थक हूँ, क्योंकि पैसा तो देश का है। पैसा तो देश के लोगों ने जो टिकट खरीदे उससे आया है, जो टीवी पर देखा उस विज्ञापन से आया है, वही तो पैसा है। तो पैसा तो वो देश का ही है, चाहे आपने मोबाइल से के माध्यम से दिया हो, चाहे आपने टिकट खरीद के दिया हो। उस पैसे का इस्तेमाल अन्य खेलों को आगे लाने के लिए करना चाहिए। आज की बातचीत की एक अंतिम बात, आपका काव्योम से परिचय। सब अंतिम बात हो रही है, लेकिन हाँ अब हम अंत में हाँ आपका काव्योम से परिचय रहा है, तो आप सबसे आखिरी में हम लोगों को क्या एक मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि हम किस तरह से और चीज़ें कर सकते हैं? देखो भाई, ये सबसे अच्छा प्रश्न है, और इसलिए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी एक दिन, कल की परसों की बात है, वो जेके ब्लॉक में सोशियोलॉजी का एक सेमिनार था। लोहिया जी की पुण्यतिथि पर हुआ था। बड़े बड़े उसमें आए थे समाजशास्त्री, सब हम सुनने गए थे। तो बहुत अच्छे बच्चों ने सवाल किए, हमें बड़ा अच्छा लगा। और एक चीज़ हमको मालूम चली है, पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं, कि इस बीच जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने का या वैसे भी परफॉर्मेंस देने का जो प्रदर्शन है वो सोशियोलॉजी का बहुत अच्छा आया है। अभी पिछला तो हाँ, नेट जैब में सब में निकाल रहे हैं लड़के। सवाल बहुत अच्छे लड़कों ने पूछे, तो हम वहाँ सुनने गए थे। तो सुना बच्चों को, बाद में सबसे भेंट भी हुई। जो अतिथि हमारे आए थे, विश्वविद्यालय ने बुलाए थे। मैं वहाँ जा रहा था, तो ये जो वो है ना अशोक वाटिका, वहाँ पर एक दिव्यांग का एक स्टॉल है। उस स्टॉल के बाहर काव्योम की क्या वो दीवार पत्रिका, काव्योम दीवार पत्रिका का पोस्टर लगा है। हमें बहुत अच्छा लगा। ये बात अभी मतलब परसों की है शायद, है ना। बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बड़े कमिटेड हैं, आप यहाँ आए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं। इसको जारी रखिए और उस दीवार पत्रिका में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी हो, और आप इसको विश्वविद्यालय से निकाल करके कॉलेजों में ले जाइए। जैसे नवयुग यहाँ का बहुत अच्छा कॉलेज है, महिला बहुत अच्छा कॉलेज है, केकेसी बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ हमारी ज़रूरत पड़े तो आप बताइए, मैं आपकी सहायता करूँगा। मतलब हम आपके साथ चलेंगे, मिलेंगे प्रिंसिपल से। लेकिन यह सिलसिला बढ़ना चाहिए, और मुझे तो ये बहुत संतोष है कि आप लोग इतना पढ़ते लिखते हैं। आपने वो कार्यक्रम एक किया था, बहुत अच्छा है, आपको क्या बताना। और आप जैसे दूसरे बच्चे भी करें, दूसरे लड़के करें, ये कामना हम करते हैं। आप इतना अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काव्योम को धन्यवाद। आप काव्योम के सब, मैं तो कहूँगा सिपाहियों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काव्योम के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।